हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद होगा आप लोग काफी अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि कोई सा वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर मेथड के फॉर्मेट में गिवन हो तो उसका एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। तो उससे पहले हमको ये जानना होगा कि कोई सा फुल वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे हमको मिल पाता है। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि फुल वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में यहाँ दिखा देते हैं, मतलब वो कहाँ से आता है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। और फिर जो फुल वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में आएगा तो फिर उसको ऐड कैसे करते हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है ना हम लोग ये समझते हैं कि किसी फुल वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक क्यूब लिया गया, यहाँ पे एक क्यूब लिया गया, जरा देखिए आप ध्यान से। और इस क्यूब में ये यहाँ पे एक क्यूब लिया गया और इस क्यूब में फुल वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए आप, ये फुल वेक्टर है ax, ये फुल वेक्टर है ay और ये फुल वेक्टर है az। इस फुल वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में दिखाया गया। जरा देखिए आप, ax यानी ax जो है ना वो फुल वेक्टर है क्योंकि इसके ऊपर एरो है लगा हुआ, और इस फुल वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में दिखाया गया क्योंकि यहाँ पे ax i कैप है। हम x के डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं बता दिए हैं। x के डायरेक्शन के लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो होता है i कैप, इसलिए हम यहाँ पे x देखिए a और सफिक्स में x लिखा हुआ है तो ये हुआ फुल वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा ax i कैप। फिर आ जाइए इस तरफ यानी y डायरेक्शन में फुल वेक्टर का यूनिट वेक्टर के टर्म में रिजल्ट देखिए आप। y के डायरेक्शन में जो फुल वेक्टर है वो है ay और इसका यूनिट वेक्टर के टर्म में जरा आप देखिए रिजल्ट क्या है। यूनिट वेक्टर के टर्म में रिजल्ट है ay j कैप। क्या ay ये हुआ फुल वेक्टर, इस ay फुल वेक्टर का डायरेक्शन किधर है बोलेंगे y के तरफ। इसका बताओ ay का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ay वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बोलेंगे मॉड ऑफ ay। ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो ay, बता चुके हैं हम। अब जरा देखिए y के यहाँ इसके पास क्या क्या है बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और इसके पास क्या है स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसके पास क्या है सिर्फ बोलेंगे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या नहीं है जो इसके बराबर नहीं हो सकता है ये बोलेंगे डायरेक्शन। यहाँ पे अगर सिर्फ क्या आ जाए डायरेक्शन आ जाए तो ये और ये कैसा हो जाएगा बराबर। तो अब y के लिए जो हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं j कैप यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग j कैप यूज करते हैं। तो देखिए अब जरा ध्यान से, और यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड जो होता है ना वो 1 यूनिट के बराबर, कितने यूनिट के बराबर 1 यूनिट के बराबर, जिससे मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अरे ध्यान दो यहाँ जरा देखो ध्यान से, ay वेक्टर यानी ay जो फुल वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ay, और इसमें क्या सिर्फ किस चीज का कमी यहाँ दिख रहा है हमको डायरेक्शन का। तो हम डायरेक्शन इसमें हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम किस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे बोलेंगे उस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका उस यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो a के सफिक्स में हो। तो a के सफिक्स में क्या है y, तो y के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप, तो हम लोग j कैप यूज कर लेंगे। तो ये हो गया। वैसे ही बताओ ax भी हो जाएगा और वैसे ही क्या हो जाएगा az। तो ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए तीन यूनिट वेक्टर यानी फुल वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में दिखाया गया। एक है ax, एक है ay और एक है az। ये बात हम लोग किए।
अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू यहां 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 पे, यानी 8 जो कॉर्नर क्यूब में होता है वहां पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए इधर, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू क्या होगा। तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे ax। और यहां पे y का वैल्यू क्या होगा, यहां पे y का वैल्यू क्या होगा। तो ओरिजिन से ऊपर उठिए आप, अरे यहां से जैसे हम ऊपर गए, यहां से हम ऊपर कितना गए, बोलेंगे ay, तो यहां क्या हो जाएगा ay। फिर यहां पे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना फर्स्ट प्लेस x को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड प्लेस जो है ना वो y को रिप्रेजेंट करता है, थर्ड प्लेस जो है ना वो z को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आप यहाँ पे x का वैल्यू कितना, बोलेंगे सर x का वैल्यू हो जाएगा ax। यहाँ पे y का वैल्यू कितना, बोलेंगे ay। और ये z का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे 0। z का वैल्यू यहाँ पे 0 क्यों, क्योंकि बताओ z का वैल्यू कुछ ना कुछ तभी आएगा जब हम लोग z एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे। क्या हम z एक्सिस की तरफ यहाँ बढ़े, नहीं बढ़े, और z एक्सिस की तरफ अगर हम नहीं बढ़े तो यहाँ पे z कितना होगा, 0। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट दिखा दिए x भी, y भी और z भी। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि हम x में तो नहीं चले, तो x कितना हो जाएगा, 0। y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू, तो बोलेंगे सर y में हम इतना उठ गए, कितना ay, तो यहाँ क्या हो जाएगा ay। फिर z का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि हम z में नहीं चले। फिर यहाँ आ जाइए, ये देख लिया हम, ये देख लिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, बोलेंगे सर x का वैल्यू 0 होगा। अरे x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 0। y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू, तो बोलेंगे ay। और z का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे az। अरे आगे बढ़े अब, az, तो ये हो गया। यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या है, यहां पे x का वैल्यू क्या है, 0, y का वैल्यू कितना, 0, z का वैल्यू az, क्योंकि हम आगे बढ़े तो ये कितना हो जाएगा, az। फिर यहां पे x का वैल्यू कितना होगा, ax, y का वैल्यू 0, क्यों, क्योंकि हम ऊपर उठे क्या, नहीं, क्या नीचे गए, नहीं, तो 0। z का वैल्यू 0 क्यों, ना ही हम बाहर और ना ही हम अंदर गए, तो z का वैल्यू 0। यहां पे देखिए आप, x का वैल्यू कितना होगा, ax, क्यों, क्योंकि x में हम कितना चले, इतना चले, अरे इतना ही ना चले x में, तो ये ax। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे 0, क्योंकि ना ही ऊपर गए ना ही नीचे। z का वैल्यू कितना होगा, az, क्योंकि हम az आगे गए। तो ये पॉइंट है। फिर इस पॉइंट को भी देख लीजिए आप, x का वैल्यू कितना, ax, y का वैल्यू कितना, 0 और z का वैल्यू कितना, 0। तो ये सारा पॉइंट जो है ना हम दिखा दिए, और ओरिजिन पे क्या होगा, x भी 0, y भी 0 और z भी 0। यहां तक तो बात समझ में आ ही गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, किसी फुल वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखते हैं तो फिर उस फुल वेक्टर का यूनिट वेक्टर के टर्म में रिजल्ट क्या आता है, कैसा हमको दिखता है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। और जब वो दिख जाएगा ना, तब हम लोग एक वेक्टर ए मान लेंगे और दूसरा वेक्टर हम लोग बी यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में मान के वो दोनों को ऐड कैसे करना है हम लोग कर लेंगे। वही हो जाएगा एडिशन ऑफ फुल वेक्टर इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। तो चलिए क्या हो जाएगा, यहां पे अगर देखें हम लोग, तो ये क्या है, ये कौन सा वेक्टर है, ax। अब जरा सोचो कि इस वेक्टर जो अपने पास az है, इसको उठा के क्या यहां हम रख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना वो फिक्स वेक्टर नहीं है। अगर फिक्स वेक्टर नहीं, क्योंकि फिक्स वेक्टर में कंडीशन था कि टर्निंग आप करवा सकते हो लेकिन शिफ्टिंग नहीं करवा सकते हो। ये जो वेक्टर है ना वो फ्री वेक्टर है, इसको हम लोग कहीं पे भी शिफ्ट करवा सकते हैं, लेकिन शिफ्टिंग के लिए कंडीशन है कि इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो अब इस az को हम शिफ्ट करके यहां ले आते हैं, ला सकते हैं az को, ठीक है, इस az को जो है ना, इस az को हम यहीं
देखो अब इसको जो है ना हम ए जेड को शिफ्ट करके यहाँ लाते हैं, तो ऐसा सोच लेंगे मन में कि ये वेक्टर जो है ना यहाँ से हट गया, ऐसा मन में सोचेंगे, मिटाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं यहाँ से, बस ये वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आए। तो ऐसा एज्यूम करना है कि जब हम शिफ्टिंग कर लिए तो यहाँ वो जो वेक्टर है ना यहाँ नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। तो ये ए जेड को शिफ्ट करके हम यहाँ ले आए। जरा देखिए आप, क्या ये ए जेड वेक्टर है? जरा ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा वेक्टर है जी? ये जो वेक्टर है वो ए जेड वेक्टर है। ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? ए जेड वेक्टर। ये है ए जेड वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ना, इस वेक्टर को बोलेंगे हम लोग ए जेड वेक्टर। और ए जेड को क्या लिखा जा सकता है? ए जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए जेड को हम लोग लिख सकते हैं ए जेड के कैप। ये हो जाएगा ए जेड के कैप, ए जेड के कैप। अब जरा ध्यान दीजिए, चलो इसको हम यहां दिखा देते हैं, यहां दिखा देते हैं, हम इसको नीचे दिखा देते हैं यहां पे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए जेड कौन सा कैप? के कैप। ये हो जाएगा ए जेड के कैप। अब ये दोनों का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें, बेसिकली करना क्या है हमको कि इस देखो यहाँ पे जो वेक्टर है ना, बेसिकली वो तीन वेक्टर है, ए एक्स, ए वाई और ए जेड। ये तीनों वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। ये तीनों वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। एडिशन का तरीका क्या होगा, हम लोग कैसे ऐड करेंगे? देखो एक तरीका ये है कि इस वेक्टर को आप बाहर निकाल लो, एक तरीका ये है कि इस वेक्टर को आप बाहर निकाल के एडिशन आप कर लीजिए, एक तरीका ये है कि इसी के अंदर कर लीजिए आप। तो हम जो है ना इसी के अंदर कर रहे हैं। जरा देखो ये क्या हो जाएगा? ए जेड। ये क्या है? ए जेड। अरे ये ए जेड था तो ये क्या होगा? ए जेड। अब ये दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम? ये दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या हम ट्रायंगल मेथड यूज करें यहाँ? अरे ये दोनों का पहले क्या करते हैं हम, ये दोनों से मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। जो भी रिजल्टेंट आएगा ना, उस रिजल्टेंट को हम लोग किसके साथ ऐड कर देंगे? बोलेंगे सर इस ए वाई के साथ, क्योंकि छूट रहा है सिर्फ क्या? अभी ए वाई। अरे ये दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट अगर हम निकाले तो कुछ होगा, और उस रिजल्टेंट में इस वेक्टर को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या सबका रिजल्टेंट नहीं आ जाएगा? तो सबका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, वही यहाँ पे कर रहे हैं। देखो इसको आप बाहर निकाल के भी कर सकते हो, इसके अंदर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि डायग्राम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, इस वेक्टर को हम उठा के यहाँ लाए तो ये हो जाएगा ए जेड के कैप। अब ये दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो क्या करें? बोलेंगे कि सर इस टेल को और इस हेड को जरा आप देखिए, देख लिया, ये दोनों को हम जोड़ देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, जोड़ देते हैं। अरे यही तो बताए थे, यही तो बताया दोनों का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए रिजल्टेंट का। बोलेंगे सर वो दो वेक्टर जिसको आप ऐड कर रहे हो वो दोनों के जस्ट अपोजिट जो वेक्टर बनाओगे वो दोनों वेक्टर का क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट अगर हम बनाए तो कौन क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? बोलेंगे सर रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट किसका है? किस दो वेक्टर का ये रिजल्टेंट है? ये रिजल्टेंट किस दो वेक्टर का है? तो बोलेंगे सर ये रिजल्टेंट जो है ना वो इस वेक्टर का प्लस इस वेक्टर का है। तो ये कितना होगा? हम यहाँ उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये कितना होगा उसको हम नीचे दिखा रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा दी? इसको हम लोग मान लेते हैं, इस ये जो होगा वो कितना होगा रिजल्टेंट? ये दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ये होगा ए एक्स कौन सा कैप? आई कैप प्लस, और ये क्या है जी? ए जेड कौन सा कैप? के कैप। मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका क्या होगा? ए एक्स आई कैप
प्लस ए जेड के कैप। ये कर लिए हम। अब देखिए, अब अगर हम ये दोनों वेक्टर को पकड़ लें, इसको और इसको, क्योंकि ये और ये वेक्टर का रिजल्टेंट ये आया। अब ये और ये वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लें तो क्या सबका रिजल्टेंट नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो चलिए अब जो है ना, अब जो है क्या करेंगे, इस वेक्टर को उठा के हम यहां रख देंगे, या इस वेक्टर को उठा के कहां रख देंगे? यहां पे। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम इस वेक्टर को उठा के यहां रखते हैं। जरा ध्यान देना सब, जो ध्यान नहीं देगा उसको समझ में नहीं आएगा, जो ध्यान नहीं देगा उसको नहीं आएगा। इस वेक्टर को उठा के हम यहां रखते हैं, राजे पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को उठा के यहां रख दिए, इस वेक्टर को उठा के हम यहां रख दिए। ये देखिए वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर बना दिया। तो डार्क कर देते तभी आपको दिखेगा। ये वेक्टर बना दिया, इस वेक्टर को उठा के यहां ले आए। ये कितना है? तो इसका जवाब होगा ये है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये होगा कितना? बोलेंगे ए वाई, क्योंकि ये कितना था? ए वाई, तो ये भी कितना होगा? ए वाई। और कौन सा कैप? बोलेंगे जे कैप। ये हो जाएगा जे कैप। अब क्या करेंगे, देखिए ये है एक वेक्टर का, ये है टेल, मतलब ये फ्री है, और जिस दो वेक्टर को हम लोग जोड़ रहे हैं उसका एक हेड ये देखो फ्री है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो इस टेल से और इस हेड को क्या करेंगे? मिला देंगे। वही क्या होगा? इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। तो चलिए मिलाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको यहां से जोड़ देते हैं, इसको यहां से जोड़ दिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? ये हो जाएगा, ये कितना है जी? ये कितना है? ये वाला है ए एक्स आई कैप, फिर ये क्या है? प्लस प्लस ए जेड के कैप, प्लस ये क्या है? ए वाई जे कैप। तो इसको अब सिस्टमेटिक अगर अरेंज करें तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये क्या आ गया? रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब फुल वेक्टर का, मतलब ये जो है ना, ये जो है ना वो रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका रिजल्टेंट वेक्टर? बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर है ए एक्स और ए वाई और किसका? ए जेड का। तो फुल वेक्टर है ये, इसको क्या बोलेंगे? फुल वेक्टर। और ये फुल वेक्टर का रिजल्ट इन टर्म ऑफ क्या है? यूनिट वेक्टर। तो जब भी कोई वेक्टर इस फॉर्मेट में गिवन हो, जब भी कोई वेक्टर इस फॉर्मेट में गिवन हो, तो उसका रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और कर लें जो कहीं ना कहीं काम में आएगा, वो ये कि इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, ये क्या है जी? ये क्या है? बोलेंगे सर ये जो है ना, इसके पास अभी क्या है? बोलेंगे मैग्नीट्यूड भी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है जी? डायरेक्शन। अब अगर इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो, अगर इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो, अरे इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान देना, इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? इधर ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले आप ये बताइए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। जरा ध्यान देना, ये कितना है? ये कितना है? ए एक्स, और ये कितना है? ए जेड। अरे ये है ए एक्स, ये है ए जेड, और दोनों जो है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या है जी?
म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए, ये देखिए एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल कितना है जी 90 डिग्री। ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, क्या ये डिस्टेंस मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर ये हम लोग निकालें, ये डिस्टेंस अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये डिस्टेंस जो होगा, मतलब ये जो वेक्टर है इसको चलिए हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कोई सा टी वेक्टर। अरे ये दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का रिजल्टेंट टी वेक्टर मान लिए, तो ये इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? इसका रिजल्टेंट, तो बोलेंगे सर इसका रिजल्टेंट होगा ax का स्क्वायर, बोलो, प्लस फिर क्या हो जाएगा जी ax का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? यहां का मैग्नीट्यूड बताइए कितना है az, तो ये क्या हो जाएगा az का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, इसको यहां लिखते हैं तभी आपको दिखेगा, जहां पे मैग्नीट्यूड निकालना हो। ये तो कोई वेक्टर हो गया, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जरा देखिएगा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, रूट अंडर कितना हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस ये कितना है जी az का स्क्वायर, ये निकाल लिए। अब देखो इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है, ये जो रिजल्टेंट आया वो किसका आया? बोलेंगे सर ये जो रिजल्टेंट आया वो आया इस दो वेक्टर का, किस दो वेक्टर का? इसका और इसका, ये रिजल्टेंट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट मिल रहा, तो ये रिजल्टेंट कितना होगा? तो बोलेंगे सर ये रिजल्टेंट हो जाएगा कितना? बोलेंगे इसका स्क्वायर। देखो ये एंगल कितना है, जरा ध्यान दो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों के बीच एंगल कितना है? ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच एंगल कितना है? बोलेंगे ये जो एंगल है ये भी है 90 डिग्री, ये भी कितना है जी 90। अगर 90 है तो क्या हो जाएगा बोलिए? अगर 90 है तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे इसका स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर, इसको रूट के अंदर डालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर डालेंगे और रिजल्ट हम लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा रूट अंडर ax का स्क्वायर प्लस क्या है जी यहां az का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, अभी तो इसका स्क्वायर किए हैं, प्लस क्या करेंगे ay का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया ax का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे अगर सिस्टमेटिक अरेंज करना हो तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ये क्या आ गया? बोलेंगे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। तो देखिए कुछ नहीं करना है हमको, जो भी रिजल्टेंट आपको दिखेगा ना तो क्या कर देना है, यहां जो रहेगा ना उसका स्क्वायर प्लस यहां जो रहेगा ना उसका स्क्वायर प्लस यहां जो रहेगा ना उसका स्क्वायर, तो इस वेक्टर का क्या आ जाएगा? ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये निकाल लिए हम, तो ये आ गया वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी रिजल्टेंट वेक्टर का, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्ट किसके फॉर्मेट में? यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे जो फुल वेक्टर यूनिट वेक्टर के टर्म में होगा, दो वेक्टर, और वो दोनों को हम लोग ऐड कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और इस बात को समझते हैं। एग्जांपल जरा देखिएगा, एग्जांपल से ही बात आपको समझ में आएगा। एक वेक्टर है कोई ए है और वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस
4 के कैप के फॉर्मेट में, मतलब ये फुल वेक्टर है और ये जो गिवन वेक्टर दिया हुआ है वो यूनिट वेक्टर के टर्म में। तो करना क्या है, वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी दिया, दूसरा वेक्टर बी दिया और ये दे रखा है 1i प्लस 2j प्लस 3k कैप, इस फॉर्मेट में दिया है। अब हमसे पूछा फाइंड a प्लस बी, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये निकालने का तरीका क्या होगा, तो जरा आप देखिए ये अगर निकालना हम लोग कैसे निकालेंगे। तो a प्लस बी जब भी हम लोग करेंगे तो i का जो है ना वो किसके साथ ऐड करेंगे, i के साथ, j को हम लोग किसके साथ ऐड कर लेंगे, j के साथ, और z को हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे, सॉरी k को हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे, k के साथ। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, अगर a प्लस बी, ये सॉल्यूशन है इसका, जरा ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी अगर निकालें तो जरा आप देखिए ये कितना है 2, ये कितना है 1, या ऐसे आप इसको लिख लो 2 प्लस 1 कौन सा कैप, i कैप, प्लस फिर क्या है जी 3 प्लस 2 कौन सा कैप, j कैप, प्लस फिर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 कौन सा कैप, k कैप। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो ये हम लोग बात कर लिए किसके ऊपर, a प्लस b के ऊपर। तो जब भी कोई वेक्टर इस फॉर्मेट में गिवन हो और उसको अगर ऐड करना हो, मतलब कोई सा वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में गिवन हो और उसको अगर ऐड करना हो तो कुछ नहीं करना है, i को हमेशा जोड़ना है i के साथ, j को हमेशा जोड़ना है j के साथ और k को हमेशा जोड़ना है k के साथ। चलिए तो ये टॉपिक यहीं एंड हुआ। अब हम लोग बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को, कोई सा वेक्टर अगर गिवन हो तो उसको रिजोल्व कैसे करना है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हम लोग चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। देखो रिजोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है कि कहीं ना कहीं एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ना। तो यहां पे देखिए आप लिखा गया द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को जो हम लोग तोड़ते हैं ना, यानी तोड़ने के इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। तो जरा आप देखिए तोड़ने का तरीका क्या होगा, कैसे हम लोग तोड़ेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ एक वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, और ये जो है ना हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से मान लिए कुछ एंगल बना रहा है, और वो एंगल जो है हम एज्यूम किए थीटा, वो एंगल हम क्या एज्यूम किए, थीटा एज्यूम किए। तो अब अगर हम देखें कि इसका दो कंपोनेंट, देखो ये जो वेक्टर है ना वो किस में लाई कर रहा है, बोलेंगे प्लेन में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, ये जो है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स है और ये क्या है वाई। तो किस प्लेन में है ये वेक्टर, एक्स वाई प्लेन में है। तो इस वेक्टर का हम लोग दो टुकड़ा करेंगे, और इस वेक्टर का कितना टुकड़ा होगा, बोलेंगे दो ही टुकड़ा होगा। इस वेक्टर का हम लोग दो टुकड़ा करते हैं। जरा बताइए किसी चीज का टुकड़ा, किसी चीज के जैसे बताइए मार्कर का हम टुकड़ा करें तो क्या ये टुकड़ा इससे बड़ा मिलेगा छोटा, बोलेंगे टुकड़ा हमेशा इससे कैसा मिलेगा, छोटा, जिसका वो टुकड़ा हुआ हो उससे हमेशा कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो अब जरा देखिए कि अगर यहाँ हम ट्रायंगल बनाएं, पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं फिर समझाते हैं। यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जरा देखिएगा हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। क्या राइट एंगल ट्रायंगल आपको कुछ ये दिख रहा होगा, अरे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये नेमिंग कर लो आप, ओ इसको कर लीजिए आप ए, इसको कर लीजिए आप बी। तो क्या यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, ओ ए बी। अब जरा बताओ कि अगर हमको ये निकालना हो
चलिए हम इसको y मान लेते हैं और हमको अगर ये निकालना हो और इसको हम x मान लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए, पहले इधर ये x है, चलिए हम इसको x मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान, मतलब इसको हम क्या एज्यूम किए, y एज्यूम किए। सब ध्यान देगा इधर, यहां हम y, इसको जो है हम y एज्यूम किए। जरा आप ये बताइए कि क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या इसके स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या इसके स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो जरा बताओ, अगर हम ये निकाल लें, अगर हम ये निकाल लें और साथ में अगर हम ये भी निकाल लें, तो जरा आप ये बताइए ये और ये क्या होगा। तो बोलेंगे कि सर ये और ये जो है ना, इसका क्या होगा, टुकड़ा। ये जो होगा मतलब ये जो होगा ये और ये, इसका क्या होगा, बोलेंगे सर टुकड़ा होगा। अब जरा बताओ कि ये निकलेगा कैसे। ये वेक्टर क्या है ए, अब ये हमको जरा बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो बोलेंगे सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए। अरे इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए। अब जरा बताओ ये हमको निकालना है और ये हमको पता है, जरा सोचिए आप। अरे ये हमको निकालना है और ये हमें पता है, तो जरा बताओ हम कैसे निकालेंगे। तो क्या हम cos थीटा लगा दें। तो जरा देखो, जरा ध्यान से, हम यहाँ जो है ना cos थीटा यूज करते हैं। cos थीटा अगर हम यूज करें, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल या इन ट्रायंगल कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्रायंगल ज्यादा अच्छा रहेगा। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या, ओ ए बी, ओ ए बी। बताइए क्या हो जाएगा। हम अगर यूज करें cos थीटा, ये अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें तो cos थीटा क्या हो जाएगा जी, बोलेंगे x बाय क्या हो जाएगा, बोलिए मॉड ऑफ a, यही तो होगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a cos थीटा। मतलब इस x के जगह आप क्या लिख सकते हो, बोलेंगे इस x के जगह लिख सकते हैं मॉड ऑफ a cos थीटा। अब अगर हम साइन थीटा यूज करें, क्या यूज करें, साइन थीटा। जरा देखिए, अगर हम साइन थीटा यूज करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बताओ क्या होगा जी, y साइन थीटा हो जाएगा y डिवाइड क्या, मॉड ऑफ a। अरे यही तो हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा, बोलिए y इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ a साइन थीटा। अब जरा देखो, ये आ गया y आ गया कितना, y आ गया मॉड ऑफ a साइन थीटा के बराबर, और x कितना आ गया, मॉड ऑफ a cos थीटा। अब देखो कि ये जो आया और ये जो आया, ये दोनों का हम अगर स्क्वायर करके ये मॉड ऑफ a लेके आ जाए, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना, मतलब ये और ये जो है ना, इसका क्या है, बोलेंगे टुकड़ा है। तो जरा आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ प्रूफ करके दिखाते हैं कि मॉड ऑफ a जो होगा वो किसके बराबर, मॉड ऑफ a यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बोलेंगे, और रूट के अंदर जरा देखिए आप, रूट अंडर क्या है जी, मॉड ऑफ a cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है, मॉड ऑफ a साइन थीटा का क्या चीज, होल स्क्वायर। ये कितना आ जाना चाहिए, इधर ध्यान दीजिए, ये कितना आना चाहिए, बोलेंगे मॉड ऑफ a। अगर मॉड ऑफ a आ जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि ये और ये क्या है, बोलेंगे इसका दो टुकड़ा है। इधर ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर हम कॉमन कर लें तो क्या कॉमन होगा जी,
मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ये 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया जरा देखिएगा क्या आ जाएगा, यहां कर लेते हैं जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये गया कितना आ गया मॉड ऑफ ए। जरा देखो यहाँ क्या था मॉड ऑफ ए, यहाँ क्या गया मॉड ऑफ ए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सा वेक्टर ए गिवन हो तो x की तरफ उसका कंपोनेंट कितना होगा, बोलेंगे मॉड ऑफ ए cos थीटा, और y की तरफ कितना कंपोनेंट होगा मॉड ऑफ ए sin थीटा। फिर से बोल रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, ये सब बात आपको याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात याद होना चाहिए, जिसके साथ जिस एक्सिस के साथ एंगल उसके साथ cos थीटा और परपेंडिकुलर के साथ sin थीटा है। इस वेक्टर को उठा के यहां रख सकते हैं, परपेंडिकुलर के साथ sin थीटा और उस एक्सिस के साथ जिससे एंगल हम लोग ले रहे हैं उसके साथ क्या होगा cos थीटा। तो ये बात हम लोग डिस्कस कर लिए। अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के ऊपर, जो कि लास्ट टॉपिक है वेक्टर का। हम कई बार बोले हैं कि वेक्टर इन डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, बस इतना पढ़ा रहे हैं जिससे आपको आसानी से 12th की बात समझ में आ जाए। उसके लिए हम लोग ये वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उतना ही पढ़ रहे हैं। तो लेकिन हाँ टॉपिक जो है एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हम नहीं के बराबर ही करवा रहे हैं। देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये दो टाइप का प्रोडक्ट होता है, एक होता है डॉट और दूसरा होता है क्रॉस। अब देखो डॉट हम लोग कहाँ यूज करेंगे, क्रॉस हम लोग कहाँ यूज करते हैं। डॉट वहां यूज करते हैं ना जब दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट स्केलर आता है, और क्रॉस हम लोग वहां यूज करते हैं ना जब दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट वेक्टर आता है। इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट से रिजल्ट जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है स्केलर। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक और नाम है इसका जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, स्केलर प्रोडक्ट। और यहां पे जो मिलता है हमको रिजल्ट वो वेक्टर मिलता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलेंगे हम वेक्टर प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इसमें समझना है हम लोगों को, नहीं तो अगर ढंग से नहीं समझे तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जरा देखिए डॉट प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम लोग किसके ऊपर, पहले डॉट के ऊपर फिर बात करते हैं हम लोग क्रॉस के ऊपर। ये तो हमको समझ में आ गया कि जब हम प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का रिजल्ट स्केलर मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, मतलब वो जो प्रोडक्ट हुआ वो डॉट, और जब रिजल्ट वेक्टर मिलता है तो वो जो प्रोडक्ट हुआ उसको बोलेंगे क्रॉस। अब डॉट के लिए कुछ कंडीशन है और क्रॉस के लिए भी कुछ कंडीशन है। डॉट के लिए कंडीशन क्या है कि आप उस दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करो जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। किस डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कंडीशन है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए लेकिन उस दो वेक्टर को जो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के क्या हो परपेंडिकुलर। इस बात को जरा ध्यान समझिएगा, समझ में नहीं आता है जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक वेक्टर हमने एज्यूम किया, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। अब ये दोनों वेक्टर का डॉट भी करना है और साथ ही क्रॉस करना है, दोनों हम लोग करेंगे। और यहां से कुछ फॉर्मूला भी बन के आएगा, वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, फिर उसके आगे हम लोग कर लेंगे। मतलब जब भी एप्लीकेशन करना हो कैसे करना हम लोग करेंगे। ये ए है ये बी है, चलिए इस वेक्टर को खींच के यहाँ लाइए, इस वेक्टर को आप यहाँ लाओ, फिर वेक्टर शिफ्ट कर सकते हो। तो ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर हम लाए ए, ये वेक्टर कौन सा है वेक्टर ए है। ये वेक्टर कौन सा है, ये जो है वेक्टर वो वेक्टर बी है। ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है।
अब ये दोनों के बीच कुछ एंगल आपको दिख रहा होगा, अरे ये दोनों वेक्टर के बीच कुछ एंगल है, इसको हमने एज्यूम किया थीटा, हम एज्यूम कर लिए कितना थीटा, हमने एज्यूम किया थीटा, जरा ध्यान दीजिए, हमने एज्यूम किया दोनों के बीच एंगल थीटा। अब अगर हम इस वेक्टर को इसके अलोंग तोड़ें या इस वेक्टर को इसके अलोंग तोड़ सकते हैं, अभी बताया हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर को आप तोड़ो x के अलोंग तो क्या होगा जी, अगर इस वेक्टर को x के अलोंग तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इस वेक्टर को अगर किसके अलोंग, ये इसको चलो हम लोग x मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x एक्सिस, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इससे परपेंडिकुलर, अरे y मान लें, ये y हो जाए। अब जरा बताओ इस b का इस तरफ कितना इफेक्ट होगा, बोलेंगे मॉड ऑफ b cos थीटा, तो ये कितना होगा जी, ये हो जाएगा, ये कितना होगा, ये वाला देखो, ये जो है ना a वेक्टर वो ये है, और ये जो है ना ये जो है ना b, ये b वेक्टर नहीं है, b का कंपोनेंट है लेकिन x के तरफ है, तो क्या इसको हम लोग bx i कैप बोल रहे हैं, अरे इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इस वेक्टर को बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे, इस वेक्टर को जो ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का वेक्टर है ना, उसके लिए ये क्या हो जाएगा, bx कौन सा कैप बोलेंगे, i कैप, बोल सकते हैं i कैप। इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो bx का फुल वेक्टर, देखो ये क्या है, bx का फुल वेक्टर, यूनिट वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब इधर क्या होगा कि कंपोनेंट, इधर इस तरफ ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा bx नहीं y, ये हो जाएगा by। अब ये क्या है b, अब देखो यहां पे तीन वेक्टर है, एक है b, ध्यान दीजिएगा, एक देखो हम क्या बोले, देखो यहां साफ साफ लिखा गया है, टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, यानी वो दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कीजिए जो दो वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो वही लिखा गया, टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन on multiplication gives a scalar quantity and then this product is called a scalar product या dot product। अब देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन वाला कौन सा है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर, क्या इस वेक्टर के अलावा कोई वेक्टर है, नहीं, क्या इस वेक्टर के अलावा कोई वेक्टर है, नहीं है, तो किस दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग किस दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर हम मल्टीप्लाई, यहां पे एकदम ध्यान देना है, ये है वेक्टर bx, ये है वेक्टर a, हमसे क्या पूछा, मतलब हमको जो मल्टीप्लाई करना है, किस दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, a वेक्टर और b वेक्टर को, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर कौन कौन सा है, बोलेंगे a वेक्टर और bx वेक्टर। अब जरा देखिए हम ये प्रूफ कर देंगे, यहां हम ये समझा देंगे, इधर ध्यान दीजिए, हम ये समझा देंगे कि ये जो bx वेक्टर है ना वो किसके बराबर, b के बराबर, अभी हम समझाएंगे, समझ जाइएगा, जरा देखिएगा, पहले हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, जरा देखिए आप, ये हमको करना क्या है, यहाँ पे ये क्या है, a वेक्टर, तो a वेक्टर लिख लिए, अब ये क्या है bx, तो यहां लिख लिए हम bx वेक्टर लिख लिए। अब ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर, अरे सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर है, तो यहां हम लोग कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। अब जरा देखो यहां से ये दोनों का अगर हम लोग देखो यहां से जो रिजल्ट आता है वो कौन सा, स्केलर या वेक्टर, बोलेंगे सर रिजल्ट आता है स्केलर, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए ना, ये कितना है, अरे ये जो bx है ये किसके बराबर होगा, बोलेंगे मॉड ऑफ b cos थीटा के बराबर, अरे नहीं होगा, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos,
तो क्या हो जाएगा, पहले आप रिजल्ट लिखवा दो आप जरा। ये क्या है, ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ ए, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए। अब जरा देखिए, ये है बी एक्स वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो यहां क्या लिख दिया, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। जरा आप देखिए यहां पे डायरेक्शन है क्या है, नहीं, अरे ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा तो मैग्नीट्यूड होता ही, कहीं यहां डायरेक्शन है, नहीं है, मतलब ये रिजल्ट क्या है, रिजल्ट जो है वो स्केलर है, इसलिए यहां प्रोडक्ट कौन सा लगा, डॉट लगा। अब यहां एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि सर आपको बोला गया कि आप कीजिए ए डॉट बी, क्या कीजिए, ए डॉट बी, और आपने करके दिखाया ए डॉट बी एक्स। अरे ए डॉट बी एक्स वेक्टर करके दिखा, हमको करना क्या था, ए डॉट बी करना था, और किए क्या, ए डॉट बी एक्स किए। अब जरा समझते हैं, क्या ये बी एक्स बी के बराबर, अगर हम प्रूफ कर दिए बी एक्स बी के बराबर, तो क्या इस बी एक्स की जगह बी डाल सकते हैं, चलिए डाल देंगे। इसको जरा आप समझिए, जैसे आप क्लास नाइन्थ में आप पढ़े हो, देखो यहां पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पे समझना है, ध्यान समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको हम लोग फोर्स मान लेते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, इसको फोर्स, इसको डिस्प्लेसमेंट, तो मिलेगा क्या हमको, वर्क। अरे आप क्लास 9, चलो क्लास 9 की बात करते हैं, छोड़िए आप 11th, क्योंकि अगर ये हम जानते कि 11th आप पढ़े, जैसे पढ़ाना ही नहीं पड़ता, हम 9th की बात करते हैं, आप 9th क्लास में पढ़े हो, वर्क होता है एफएस, अरे डब्ल्यू होता है एफएस के बराबर, क्लास 9th में आप ये चीज पढ़े हो। तो जरा आप ये बताइए कि वर्क क्या है, बोलेंगे स्केलर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर वेक्टर, ये दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, वर्क मिलता है, स्केलर है वर्क। अब जरा देखिए, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये जो bx है ना, ये जो bx है ना, हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये किसके बराबर होगा, b के बराबर। देखो इसको हम एज्यूम करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने इसको एज्यूम किया फोर्स, और इसको हमने एज्यूम किया डिस्प्लेसमेंट। अरे इसको हम एज्यूम किए फोर्स, और इसको हम क्या एज्यूम कर लिए, बोलो, इसको हम एज्यूम कर लिए डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एज्यूम किए डिस्प्लेसमेंट, एक को फोर्स और दूसरे को डिस्प्लेसमेंट एज्यूम किए, तो हमको मिलेगा क्या, वर्क। अब जरा देखो, जरा आप देखिए, क्लास 9th में आप पढ़े हो कि जब भी कोई कूली, मान लीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी ये मान लो कोई बक्सा है या कोई बॉक्स है या कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है m मास का, और कोई कूली जो है ना, ये मान लीजिए ये कोई कूली है, ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, यहां से फोर्स लगाया और यहां से फोर्स लगा के यहां तक डिस्प्लेस कर दिया, यहां से फोर्स लगा के यहां तक डिस्प्लेस किया। इसके बाद डिस्प्लेस करने के बाद देख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहां से क्या किया, इस बक्से को अपने सर पे उठा लिया, मतलब सर पे लिया, और उसके बाद ये आगे बढ़ने लगा। अरे जरा सोचो कि इसका वर्क कहां से कहां तक कंसीडर होगा, बोलेंगे यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद ये जब सर पे उठा के रख लिया, जब ये सर पे, अपने सर पे उठा के रख लिया, उसके बाद ये आगे बढ़ रहा है, तो फोर्स किधर लगा रहा है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे। दोनों के बीच एंगल कितना, 90, और अरे जरा बता, दोनों के बीच एंगल है 90 डिग्री, इसलिए वहां पे वर्क जो होता है उस कूली का यहां से आगे तक का 0 होता है। ये बात आप पढ़े हो, ये बात आप पढ़े हो। तो जरा आप ये बताइए, जरा आप ये बताओ कि यहां पे इस B का 2 टुकड़ा हुआ, एक कौन सा bx और एक कौन सा by, लेकिन आप जरा बताइए कि अगर हम इसको मान लिए फोर्स, इसको मान लिए डिस्प्लेसमेंट, तो हमको मिलेगा क्या, वर्क। अरे अगर हम इसको फोर्स, इसको डिस्प्लेसमेंट मान लिए, तो इधर क्या मिलेगा, हमको वर्क मिलेगा। जरा आप ये बताओ कि ये जो B है इसका 2 टुकड़ा है, एक है bx और दूसरा क्या है, by। कौन, अब देखो यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, यहां से यहां तक डिस्प्लेस किए, तो फोर्स किधर लगा, इस तरफ। अरे फोर्स किधर लगाया, इस तरफ,
और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इसी तरफ ना, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं, बिल्कुल है। तो क्या यहाँ वर्क आपको, यहाँ पे वर्क कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब यहाँ पे पुली का वर्क होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन जब सर पे उठा लिया और उसके बाद वो जब आगे बढ़ रहा है तो फोर्स किधर लगा है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया जी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये क्या हो गया, फोर्स। तो एंगल दोनों के बीच कितना, 90। तो जरा आप ये बताइए क्या यहाँ वर्क पुली का कंसीडर होगा या नहीं, तो इसका जवाब होगा नहीं होगा। अब जरा बताओ नहीं हुआ तो क्यों, बोलेंगे क्योंकि सर ये जो फोर्स है ना ये डिस्प्लेसमेंट से कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो जरा आप ये बताओ, इस ए को तो हम फोर्स मान लिए और बी को हम क्या मान लिए, डिस्प्लेसमेंट मान लिए। इस बी को क्या मान लिए, चलिए हम इसको जो है फोर्स और इसको क्या, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट और इसको क्या कर लेते हैं, फोर्स। अरे फोर्स डॉट यानी एफ डॉट एस लिखो, ये एस डॉट एफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाना है हमको। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इधर ध्यान दीजिए, ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, फोर्स। जरा आप ये बताओ कि कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा वर्क बनाने में, कौन सा फोर्स, ये वाला यानी ये वाला या ये वाला, तो बोलेंगे ये वाला। अब जरा सोचो कि ये मतलब इसी को तो हम लोग फोर्स माने, अरे इसी को क्या माने, इसी को ना हम फोर्स माने, तो ये फोर्स का इफेक्ट कितना है, 0। जरा आप ये बताओ कि अगर इसका इफेक्ट 0 है, सोचिए जरा, अगर इसका इफेक्ट 0 है तो बच गया कौन, सिर्फ ये। तो क्या ये और ये बराबर नहीं हो रहा है, तो क्या हम लिख सकते हैं इस bx की जगह, क्या bx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस bx की जगह लिख सकते हैं हम b, अरे लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। आया समझ में या नहीं आया, यानी ये दोनों एग्जांपल से ये बात आपको समझाए। देखो लड़का क्या करता है कि डिफिनीशन यानी डिफिनीशन जब पढ़ता है जिसको साफ साफ ये दिखता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन जब करता है तो वो a डॉट बी कर लेता है, लेकिन होना क्या चाहिए, a डॉट बी एक्स। फिर समझ में आना चाहिए a डॉट बी हम लोग क्यों करते हैं, आपको बता दिए हम a डॉट बी क्यों करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली करते हैं हम लोग a डॉट बी एक्स, लेकिन बी एक्स का इफेक्ट b के बराबर होता है, क्योंकि बी वाई का इफेक्ट 0 होता है, इसलिए बी वाई को हम लोग क्या करते हैं, 0 का मतलब 0 हुआ तो हटा दिए, तो बच गया क्या, सिर्फ बी एक्स। तो ये हो जाएगा a डॉट बी, क्या आ गया, a डॉट बी किसके बराबर, बोलेंगे ए बी कॉस थीटा के बराबर। ये बना फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप कुछ मत याद रखो, बस ये रिजल्ट याद रखो, a डॉट बी कितना होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो थीटा क्या है जी, वेयर यहां लिख देते हैं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये हो गया, तो ये हुआ कहानी किसका, डॉट प्रोडक्ट का। अब चलिए बात करते हैं हम लोग किसके ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। हम क्या बोले कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जब दो वेक्टर कैसा हो, सेम डायरेक्शन में, तो वो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा, इसलिए उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट। अब हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे ना उस दो वेक्टर को, जो दो वेक्टर क्या हो, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अब चलो इसको हम लोग करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए इसी फोटो को देखिए और यहां रिजल्ट लिखिए आप, क्या हो जाएगा, एक वेक्टर कौन सा है जी, ए। देखो यहाँ तीन वेक्टर, यहाँ चार वेक्टर आपको दिख रहा होगा, एक वेक्टर ए, दूसरा बी एक्स, तीसरा बी और चौथा बी। क्या 4 वेक्टर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। जरा आप ये बताइए कौन सा दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बोलेंगे एक है बी एक्स और एक है बी एक्स और एक है क्या चीज,
एक है bx नहीं, देखो यहाँ पे एक bx वेक्टर है और एक कौन सा है by है। एक वेक्टर तो a लेंगे ही लेंगे और दूसरा वेक्टर क्या लेंगे जी b। अरे यही तो करेंगे। तो इस b, देखो ये b जो है तीन तीन जगह दिख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और a कहाँ है क्या। तो इस दो वेक्टर, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ नहीं, इसके साथ करेंगे तो स्केलर मिलेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो गया। अब बताओ इसका किसके साथ करेंगे, तो बोलेंगे इसका by के साथ। तो चलो a, दोनों देखो परपेंडिकुलर है, a और ये by दोनों कैसा है जी, परपेंडिकुलर। तो वही लिखा गया टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मतलब कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये दोनों कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ऑन मल्टीप्लिकेशन गिव्स ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर मिलेगा। हम इसको भी समझा देंगे, जरा पहले आप ध्यान दीजिए किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, वो दो वेक्टर को जो दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो कौन कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है, एक है a, तो चलिए एक a, अब करना है क्रॉस या डॉट, क्रॉस, a क्रॉस क्या हो जाएगा जी, by, a क्रॉस क्या होगा, by। ये कितना आ जाएगा, ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा, इधर बताइए by, ये by को अगर हम लोग लिखें तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा मॉड ऑफ b, ये मॉड ऑफ b क्या होगा जी, साइन थीटा। अरे ये कितना होगा, मॉड ऑफ b साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a, मॉड ऑफ b और क्या, साइन थीटा। अब देखो ये भी है मैग्नीट्यूड, ये भी है मैग्नीट्यूड, यहां ध्यान दीजिए, ये भी है मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और यहां कौन सा प्रोडक्ट लगाया है, क्रॉस। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर के लिए क्या करते हैं कि यहां पे डायरेक्शन जो है हम लोग कुछ ना कुछ बनाए, यहां कैसे बनाए उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए डायरेक्शन हम दिखाएंगे यहां, लेकिन उससे पहले फिलहाल बात कर लें कि करना था हमको a क्रॉस b और कर दिए हम a क्रॉस by। क्या ये by b के बराबर होगा, बोलेंगे जी by जो होगा वो b के बराबर होगा। चलिए इस बात को यहां समझिए पहले आप, जैसे मान लो कि ये कोई डोर है, ये कोई मान लिए ये कोई डोर है, ये कोई डोर है, यहां से हिंज है, ये जो डोर है ना यहां से हिंज है, यहां से जो है ना ये डोर हिंज है। अब जरा सोचो कि तुम फोर्स लगाओगे यहां, एक देखना ध्यान से, एक है ये वाला फोर्स और एक जो है ना वो ये फोर्स है। ये भी एंगल जो है वो कितना है, 90। जरा देखो दो फोर्स लग रहा है इस डोर पे, इस डोर पे दो फोर्स लगाया जा रहा है, एक ये वाला है एक ये है। जरा आप ये बताओ कि कौन से फोर्स के कारण ये घूमेगा, अरे किस फोर्स के कारण ये घूमेगा। इसको मान लेते हम F1 और इसको मान लेते हम F2। जरा बताइए किस फोर्स के कारण ये घूम पाएगा, किस फोर्स के कारण ये घूमेगा, क्या F1 के कारण या F2 के कारण। तो इसका जवाब होगा F2 के कारण। अरे F1 के कारण घूम पाएगा क्या, नहीं। जरा सोचिए, जरा सोचो कि ये मान लो, ध्यान दीजिएगा, ये मान लिए डोर है और इस डोर पे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं और इधर से ही फोर्स लगा रहे हैं, तो किसके कारण ये घूमेगा, इस फोर्स के कारण ये घूमेगा या इस फोर्स के कारण घूमेगा। इस फोर्स के कारण ये घूम ही नहीं सकता है, किस फोर्स के कारण घूमेगा, इस फोर्स के कारण। तो जरा बताइए इस फोर्स का इफेक्ट कितना, क्या ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है टर्निंग करवाने के लिए, नहीं। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है टर्निंग करवाने के लिए, वो फोर्स जो, देखो ये जो है ना यहां, क्योंकि ये जो घूम रहा है ना ऐसे घूमेगा, अरे ऐसे ही घूमेगा,
तो यहाँ एक वेक्टर बनेगा, इसको बोलेंगे रेडियल वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? रेडियल वेक्टर। क्लास 11th में पढ़ते रेडियल वेक्टर। तो ये हो जाएगा ये वाला। और दूसरा फोर्स हम किधर लगा रहे हैं? ये एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है। कौन सा फोर्स घुमाएगा? ये फोर्स। अब जरा बताइए दोनों के बीच एंगल कितना? एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर, मतलब कुछ ऐसा हो गया क्या? एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, दोनों के बीच एंगल कितना है जी? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो कौन सा फोर्स घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 90 वाला या 180 वाला? तो बोलेंगे 90 डिग्री वाला। तो 90 वाला कौन सा है जरा आप ये बताइए। अब बताओ इसका इफेक्ट कितना हो जाएगा? अरे इसका इफेक्ट कितना होगा? इस bx का इफेक्ट कितना होगा? 0। अरे bx का इफेक्ट कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। किसका इफेक्ट सिर्फ दिखा हमको? by का। तो इस by की जगह क्या लिखा जा सकता है? बोलेंगे b लिखा जा सकता है। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा? बोलेंगे मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b क्या? साइन थीटा। ये थीटा क्या है? बोलेंगे वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल। तो ये भी याद रखिएगा, ये आ गया a क्रॉस b। इससे पहले क्या था? ये था ये है a क्रॉस b और इससे पहले क्या था? a डॉट b। अब बात आया इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट प्लेस पे जो वेक्टर रहेगा, ध्यान दीजिए यहां, फर्स्ट प्लेस पे जो वेक्टर रहेगा उधर के तरफ स्पाम को लेके जाएंगे। अरे स्पाम को लेके जाएंगे किसके तरफ? जो फर्स्ट प्लेस पे वेक्टर है, तो उधर की तरफ लेके गए और हम घुमाएंगे किधर के तरफ? बी के तरफ। लेकिन बी किधर है? ऊपर है ना। बी किधर है? ऊपर। तो बी अगर ऊपर है तो हम किधर की तरफ घुमाएंगे? बी की तरफ। और बी अगर नीचे रहता तो किधर घुमाते? किधर, मतलब अगर बी नीचे रहता तो किधर ले जाते? ये नीचे। और ये किधर है? ऊपर। तो किधर ले जाएंगे? ऊपर। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट प्लेस पे जो वेक्टर रहेगा उसको यहां रखो आप, मतलब इस फिंगर को जो है ना हम लोग ए की तरफ ले जाएंगे जो फर्स्ट प्लेस पे वेक्टर है, और किधर घुमा देंगे? बी की तरफ। तो बी किधर है? ऊपर। तो डायरेक्शन थंब किधर गया? बाहर। तो डायरेक्शन किधर होगा? बाहर की तरफ। कभी हो सकता है किधर? अंदर की तरफ। कभी हो सकता है किधर? ऊपर की तरफ। कभी हो सकता है किधर? नीचे की तरफ। तो इसलिए जनरल जो हम लोग यूज करते हैं ना, जनरल, ना ही आई ना ही जे ना ही के, जनरल जो यूज करते हैं ना वो कौन सा? कैप, एन कैप। क्या यूज करेंगे? एन कैप। ये एन कैप भी क्या है जी? यूनिट वेक्टर, जो ये वेक्टर और ये वेक्टर से कैसा होता है? परपेंडिकुलर। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस बात को याद रखिए। चलिए, ये था डॉट प्रोडक्ट की कहानी और ये था क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी। मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आया ही होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप इस नंबर पे फोन कीजिएगा, आपको समझाया जाएगा 7903605161 पे। इसके बाद वेक्टर खत्म होने के बाद, मतलब आज जो है ना वेक्टर खत्म ही हो गया। इसके बाद जो है ना हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करेंगे। तो आप जरूर कमेंट करके ये आप बताइए, कमेंट करके ये बात आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे जब कभी भी इसके बाद यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर जब डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से उस वीडियो का आनंद ले सके। देखने के लिए थैंक यू।